नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल शुरू से शुरुआत की जाए। शुरू से शुरुआत अर्थात यानी कि ये जो हम इतनी मगजमारी करते हैं भाषा पढ़ने में, तो ये भाषा आखिर है क्या, है ना? इसका स्वरूप क्या है, ये शुरू कहाँ से होती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम पहले उन सब चीजों को जान लें, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे अनेकों वीडियो डाल रखे हैं। मीरा के पद, कबीर के दोहे, की और की का प्रयोग और समास, न जाने कितने व्याकरण के टॉपिक और न जाने कितने वीडियो। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके तब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या है, यानी कि यहाँ पे हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा। तो ये हिंदी भाषा के वर्ण विचारों की बात हो रही है, सबसे पहली बात तो, है ना। इसके बाद में हम जो है भाषा बोलते तो हैं, है ना, लेकिन जब हमें इसको अलग से लिखने और सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो स्कूल नहीं गए, लेकिन वो भाषा तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको भाषा लिखनी नहीं आती तो बोलनी भी नहीं आती, ऐसा तो नहीं होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ आती है, समस्या कहाँ आती है कि वो लिख नहीं पाते और पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि भाषा है क्या। भाषा है क्या? क्या भाषा आने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही भाषा बोलते हैं? नहीं, तो हर कोई भाषा बोलता है ना। तो भाषा है क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है भाषा। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा क्या है, हम भाषा को परिभाषित कैसे करेंगे। मन के भावों या विचारों, हमारे मन में, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, उसके मन में भाव होते हैं, यानी कि फीलिंग्स होती हैं, विचार होते हैं, अपने थॉट्स भी होते हैं, है ना। तो अब विचार और फीलिंग्स है तो सही, लेकिन जब तक मैं उनको दूसरे को बताऊंगी नहीं, तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अपने मन के भावों और विचार, हम भाषा को परिभाषित कैसे करेंगे कि अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि दूसरे की सुनना और अपनी बताना। ठीक है, तो भावों या विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम अपने मन के भावों या विचारों को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो तरीके हैं, इसको मैंने क्या यहाँ पे दे दिया, आदान प्रदान के दो प्रकार। यानी कि ये जो आदान प्रदान होता है किसका, भावों और विचारों का, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन से प्रकार हैं, यहाँ पे है, ये है मौखिक और ये है लिखित। जब तक मौखिक की बात होती है तो मौखिक के लिए हमें कोई रूल्स रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ग्रामर के नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं। और बोलना तो जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि एक जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है वो भी भाषा बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है। तो मौखिक रूप कौन सा हो गया, हम अपने मन के विचारों को मुंह से बोल के बता रहे हैं, किसी सामने वाले को, उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात हम सुन रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी जो पद्धति है, वो कौन सी हो गई, मौखिक भाषा की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब इसका जो अगला रूप है वो कौन सा है, लिखित। अब सारी समस्या यहाँ से शुरू होती है, तुम लोगों की यानी कि हम लोगों की, स्टूडेंट्स की, है ना। तो अब दूसरा रूप क्या है इसका, लिखित। अब जब हम भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करेंगे, तब हमें इसके पूरा हमें उसका नियम पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना भी सीखना पड़ेगा, अनुच्छेद लिखना भी सीखना पड़ेगा, न जाने कितनी सारी चीजें हमें लिखित रूप में सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब जो ये लिखित रूप है, अब इसको लिखें कैसे। मौखिक के लिए तो हमने भाषा को बचपन से माँ के माध्यम से सीखा, मदर टंग तभी तो बोलते हैं उसको, मातृभाषा, कि माँ के माध्यम से हमने सुना और उस भाषा को हमने सीख लिया और फिर उसी में हम बात करते हैं। अब ये जब लिखित का चक्कर शुरू होता है, तो अब इस लिखित के लिए हमें उस भाषा की ये लिपि पता होनी चाहिए। लिपि यानी कि उस भाषा को लिखने के चिन्ह, उस भाषा को लिखने के चिन्ह। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो देखिए, जब हमने मौखिक भाषा का प्रयोग किया तब तक कोई परेशानी नहीं है।
अब हम लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर भाषा की लिपि। उस पर्टिकुलर भाषा में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर भाषा में यही जो पद्धति है वही फॉलो की जाती है। हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है जिसमें उसको लिखा जाता है। लिपि यानी कि याद रखेंगे चिन्ह, यानी कि उसको लिखने के चिन्ह किस प्रकार से हैं। तो अब जब हम लिखित भाषा की बात करेंगे उसमें सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, यानी कि जो सबसे छोटा रूप जो हम लिख सकते हैं उसका, वो क्या है, वर्ण। इस वर्ण को हम और क्या लिख सकते हैं, अक्षर। ठीक है, अगर भाषा में लिखने के लिए सबसे, या बोलने के लिए भी बोल सकते हैं, अगर सबसे छोटा कुछ है तो वो क्या है, वर्ण या अक्षर। अब ये वर्ण या अक्षर को सबसे छोटा क्यों कहा है, सबसे छोटा इसको इसलिए कहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वर्ण। अब भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, सबसे छोटा कौन है, जिसके टुकड़े ना हो सके, या जिसको हम तोड़ ना सके, या जिसके रूप को बदल ना सके, परिवर्तन ना कर सके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसको हमने सबसे छोटा वर्ण क्यों कहा, वर्ण को सबसे छोटा क्यों कहा, क्योंकि देखिए उसकी परिभाषा में क्या लिखा है, जिसके टुकड़े ना हो सके, यानी कि हम उसमें कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जैसा है उसी रूप में हमको स्वीकारना होगा, उसी रूप में हमको लिखना होगा, पढ़ना होगा। इतनी सी बात सभी को क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे जल्दी से कमेंट में बताइए, और आप परिभाषा भी लिखिए कमेंट में कि आपको क्या, कौन सी परिभाषा समझ में आई, याद हुई। और अगर आप आगे से आपको कोई पूछेगा कि भाषा क्या होती है, तो आपको सिर्फ एक आंसर देना है। क्या उत्तर देना है आपको, मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान। आपको भाषा की परिभाषा क्या बतानी है, मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान, लेन देन। ठीक है, अब सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर सबसे छोटी क्यों, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिया है अ, ई, उ। अब देखिए अ को अगर आप टुकड़े करना चाहें कि नहीं मैं तो इस तरीके से नहीं, इसको अलग तरीके से लिखूंगा, तो क्या आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए ये सबसे छोटे रूप में आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क और स का उदाहरण लिया, लेकिन इसके नीचे हलंत भी लगाया है। अब ये हलंत क्यों लगाया है, वो मैं आपको जब व्यंजन वाला वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं व्यंजन एक्सप्लेन करूंगी, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि जो ध्वनि है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यही भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या जान लिया, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और वर्ण क्या है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें वर्ण मिल गया, वर्ण के बाद हमें क्या आएगा, वर्णमाला। वर्णमाला तो आप सभी ने बहुत रटी होगी ना बचपन में, स्कूल में वही बस लगा देते हैं, सुबह से शाम तक वर्णमाला बोलते रहो, एक बच्चा खड़े होकर बोलेगा, उसके पीछे रिपीट करो, है ना। तो अब वर्णमाला क्या होती है, भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब जो भी भाषा, यहाँ पे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो जो हिंदी भाषा है उसके वर्ण, सारे वर्ण के किस में आ गए, वर्णमाला में। अब वर्णमाला की परिभाषा अगर हम उसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे, उस वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि अरेंज जो ग्रुप रहता है वर्णों का, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला में होते हैं स्वर और व्यंजन। तो देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ एक परिचय दे रही हूँ, कॉमन परिचय, जो हर किसी बच्चे की काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए या 4वीं कक्षा के बच्चे के लिए। इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सामान्य परिचय बता रही हूँ मैं। यहाँ स्वर व्यंजन का भी मैं एक सामान्य सा परिचय बताने वाली हूँ। सिर्फ एक स्वर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और व्यंजन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर क्या होता है, अब क्या जानेंगे हम कि स्वर क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने स्वर की भी परिभाषा लिखी है, ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर किसे बोलेंगे, ऐसे वर्ण जो पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, खुद के ऊपर आश्रित, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं, किसी का सहारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहता है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही काफी हूँ,
तो स्वर की वही कहानी है। तो स्वर जो है उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता को नहीं मांगता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और इसकी गिनती कितनी होती है? 11। अब आएंगे हम व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहेंगे, किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्वर की। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन को किसकी आवश्यकता है? स्वर की। और ये स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि स्वर पे आश्रित है। तो जब स्वर पे आश्रित है तो स्वतंत्र कैसे हो सकता है ना? तो ये जो है स्वर पर आश्रित रहता है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही आपको सिर्फ परिचय बताऊंगी, इसका आगे का जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी पूरा डिटेल में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अपने स्वर और व्यंजन के साथ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मदद करेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और ये आपको जो भी जिसके लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।